Hello guys, everybody. We welcome you all in the new session on mole concept. See, अपन आज का जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, that is mole concept, limiting and excess reagents in stoichiometry. देखो अब तक जो अपना डिस्कशन रहा था, that was completely based on mole analysis, mass analysis and various different types of analysis in stoichiometry. तो आज अपन जो अपना सेशन है वो थोड़ा आगे लेकर के चलेंगे और आज क्या कवर करेंगे, लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट. सो रेडी एवरीवन, सो लेट अस स्टार्ट. तो आज का अपना सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं. फाइन. तो आज का अपना सेशन जो है दैट इज लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट. चलो स्टार्ट करते हैं. देखो, लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट. देखो, लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट ये सिर्फ और सिर्फ स्टोइशियोमेट्री की ही बात नहीं होती है. ये हमारे घर में हर जगह पे एप्लीकेबल होता है, हर कॉमन लाइफ में भी एप्लीकेबल होता है. बट अपन स्टार्ट तो स्टोइशियोमेट्री से ही करेंगे. जैसे स्टोइशियोमेट्री में अपन जैसे एक नॉर्मल रिएक्शन ले लेते हैं. जैसे ए रिएक्ट करता है बी और बनाता है सी प्लस डी. यहाँ पे आप सबको पता है कि जो कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, these are the reactants. कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या है? रिएक्टेंट्स हैं. कैपिटल सी और कैपिटल डी क्या है? these are the products. और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी क्या है? these are the coefficients of reaction. these are the coefficients of reaction. अब देखो, हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि ए का स्मॉल ए मोल चाहिए, बी का स्मॉल बी मोल चाहिए. ठीक है, जब ये रिएक्ट करेंगे, जब रिएक्शन खत्म हो जाएगा तो C का स्मॉल सी और B का स्मॉल डी बन जाएगा. मतलब सीधी सी बात करें कि A का स्मॉल ए मोल रिएक्ट करके B का स्मॉल बी मोल बनाएगा और C का स्मॉल C बनाएगा और D का स्मॉल डी बनाएगा मोल. तो ये अपन जनरल बात कर सकते हैं. या तो सीधी भाषा में कहें तो जैसे 2A + 3B रिएक्शन है और बना रहा है लेट्स से प्रोडक्ट P, तो इसका 2 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है. ये अपन सीख चुके हैं चीजों को. ठीक है ना. बट क्या ये हर बार जरूरी है कि अपने पास इस तरह का कुछ रिएक्शन है 2A + 3B gives P, तो अपने पास 2 और 3 मोल हो या फिर 4 और इसका लेट से 6 मोल हो? क्या इसी रेशियो में ये हर बार अवेलेबल रहे? ये कोई जरूरी है क्या? ये जरूरी तो नहीं है. सो इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी that it is not always necessary that the reactants will be available, the reactants will be available in the required proportion. ये बात समझ सकते हो तुम लोग. मैं कुछ और एग्जांपल्स दूंगा, that will be easier for you to understand. will be available in the required proportion. ठीक है. it is not always necessary कि those things will be available in the required proportion. इसको समझने के लिए we can take another example. जैसे जनरल एग्जांपल बात करते हैं. जैसे लेट्स से यू वांट टू मेक, तुम्हें खिचड़ी बनाना है. ठीक है. एंड लेट अस कॉल इट के. तुम्हें के खिचड़ी बनानी है और उसके लिए तुम्हें लगता है चावल, लेट्स से राइस, तुम्हें लगते हैं पल्सेस और तुम्हें लगते हैं स्पाइसेस. सो लेट अस, दिस इज राइस, दिस इज पल्सेस एंड दिस इज स्पाइसेस एंड यू वांट टू मेक के, दैट इज खिचड़ी. तो अब इसमें राइस लगना चाहिए, मास है 10:2, लेट्स से 6:2. मतलब ये मास रेशियो है. दिस इज द रिक्वायर्ड मास रेशियो. दिस इज द रिक्वायर्ड मास रेशियो. अब देखो क्या है मास रेशियो जो रिक्वायर्ड है, वो ये है कि 10 ग्राम चावल, या फिर बोल सकते हो कि 10 ग्राम चावल, 6 ग्राम पल्स और 2 ग्राम स्पाइसेस है. तुम इसको 100 ग्राम चावल, 60 ग्राम पल्स और 20 ग्राम स्पाइसेस भी कर सकते हो. 1000 ग्राम चावल, 600 ग्राम पल्सेस एंड 200 ग्राम स्पाइसेस भी कर सकते हो. तो क्या जब तुम खिचड़ी बनाने जाओगे तो क्या ये बिल्कुल जरूरी है कि तुम्हें ये 3 चीजें जिसकी अपन बात कर रहे हैं, दैट इज राइस, पल्सेस एंड स्पाइसेस, बिल्कुल इसी प्रोपोर्शन में मिलेंगे? इज इट नेसेसरी? क्या ये बिल्कुल जरूरी है ये इसी प्रोपोर्शन में तुम्हारे किचन में ये चीजें अवेलेबल हो? बिल्कुल जरूरी नहीं है. उसी तरह से जब अपन एक रिएक्शन पढ़ते हैं जिसमें 2 रिएक्टेंट या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो प्रोपोर्शन में रिक्वायरमेंट है रिएक्शन की उसी प्रोपोर्शन में वो अवेलेबल रहे.
आई होप इट इज क्लियर। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जिस प्रोपोर्शन में रिएक्शंस की रिक्वायरमेंट है उसी प्रोपोर्शन में ऑलवेज रिएक्टेंट्स अवेलेबल हो। किसके लिए? केमिकल रिएक्शन के लिए। जैसे इस केस में अपन समझे, यदि तो सपोज अपने को खिचड़ी बनानी थी तो अपने पास क्या थे? राइस था, पल्सेस थे, स्पाइसेस थे। तो उनका जो रिक्वायर्ड मास रेशियो था, द रिक्वायर्ड मास रेशियो वाज 10:6:2। आई होप ये बात आप सबको समझ में आ रही है कि आवर रिक्वायर्ड मास रेशियो वाज 10:6:2, बट ये जरूरी नहीं है कि हमें इसी रिक्वायर्ड मास रेशियो में ही चीजें अवेलेबल मिले। ठीक है, हमें ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये रिक्वायर्ड मास रेशियो जो है उसी में हमें मिल जाए चीजें। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो अब ऐसे में क्या होता है कि जब रिक्वायर्ड मास रेशियो में नहीं होगा तो एक लिमिटिंग और एक एक्सेस रिएजेंट होगा। तो the reactants will become limiting और excess reagent। मतलब समझने की बात करो, जैसे मान लो तुम्हारे पास जो हमने केसेस लिया था, खिचड़ी बनानी थी, ठीक है, और राइस इज टू पल्सेस इज टू स्पाइसेस, इसका रेशियो हमने लिखा था 10:6:2। ये रेशियो पिछले बार कुछ और होगा, तो सब अपन तो एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इस केस में जो डिजायर्ड रेशियो है वो 10:6:2 है। सपोज एक एग्जाम में पिछले बार कुछ और भी लिया था तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन इस बार इसी रेशियो को देखते हैं। तो इस बार जो अपना डिजायर्ड रेशियो, डिजायर्ड मास रेशियो है वो 10:6:2। अब मान लो स्पाइसेस है ही नहीं, तुम किचन में गए, स्पाइस है ही नहीं, मसाला है ही नहीं, तो तुम क्या खिचड़ी बनाओगे? नहीं बनाओगे। तो अब खिचड़ी कितना बनेगा ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये डिसाइड कर रहा है कि कौन सी चीज कम है। इज दैट क्लियर? मान लो जैसे तुम चाय बनाने चाह रहे हो, तो दूध, चाय पत्ती, चीनी लगती है, चाय पत्ती है ही नहीं, तो चाय बनाओगे कैसे? तो होता क्या है, यदि कोई चीज कम है तो वो जितनी क्वांटिटी है उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, जैसे मान लो चावल, पल्सेस, स्पाइसेस है, उसमें चावल है ही नहीं, तो या फिर चावल कम है, तो जितना चावल है उस प्रोपोर्शन में ही तुम खिचड़ी बना पाओगे। तो इस केस में लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट का कॉन्सेप्ट होता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, पहले डेफिनेशन देखते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? देखो, बेसिकली इट इज द रिएक्टेंट which is present in a small amount। जो छोटे अमाउंट में बचा है, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, एंड इट इज ऑलवेज कंज्यूम्ड, एंड इट इज बोल सकते हो कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और एक्सेस रिएजेंट क्या है? जो एक्सेस है, जो ज्यादा है, वो बच जाएगा। तो इट विल बी लेफ्ट, इट विल बी लेफ्ट आफ्टर अ रिएक्शन। तो ये रिएक्शन के बाद बच जाएगा, वो एक्सेस रिएजेंट है, और जो खत्म हो गया वो लिमिटिंग है। जैसे अब देखो, समझने के लिए एग्जांपल वही अपना खिचड़ी वाला उठा लेते हैं अपन, कि अपने को खिचड़ी बनानी थी और अपने जो राइसेस, पल्सेस और स्पाइसेस का रेशियो होना था, इट शुड हैव बी 10:6:2। अब मान लो तुम किचन में गए, तुम्हारे पास 1000 ग्राम राइस था, ठीक है, तुम्हारे पास पल्सेस थे लेट्स से 400 ग्राम, और स्पाइसेस तुम्हारे पास हैं 100 ग्राम। तो अब ये जब तीन चीजें हैं तो तुम बता सकते हो कि कौन सी चीज कम पड़ रही है। तो यहाँ पर ये डायरेक्टली बताना पॉसिबल थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, यदि बच्चे बता सकते हैं वैसे, बिकॉज हमें इस मास रेशियो के हिसाब से देखना है। ये 10:6:2 में होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये 10:6:2, अब ये रेशियो कितना है? ये है 10:4:1। तो ये उस रेशियो में तो नहीं है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जब ये इस रेशियो में नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, या तो कोई लिमिटिंग रिएजेंट होगा या फिर कोई एक्सेस रिएजेंट होगा। तो एल आर लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं और ER एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। तो जब वो डिजायर्ड रेशियो में नहीं है, जैसे कि इस केस में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे कोई लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट होगा। तो अब बात आता है कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन लिमिटिंग है, कौन सा एक्सेस है। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए अपन इस एग्जाम्पल में क्या करने वाले हैं, अपन इस एग्जाम्पल में सीधा सा क्या करेंगे, हम देखेंगे 1000 को डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना आया, 1000 को डिवाइड करेंगे 10 से तो 100 आया, 400 को डिवाइड किया 4 से तो क्या आया, 100 आया।
अब देखो 100 को डिवाइड किया 2 से, तो ये आया 50। तो अब देखो यहाँ पे 50 आ रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे खुद सोचो, जब तुम्हारे पास हमने यहाँ पे एक्चुअली इसको 6 से डिवाइड करना है, सॉरी, तो ये आएगा तुम्हारा ये आ जाएगा 200/3, ठीक है ना। तो ये 66.67 आएगा, या 66.7 राउंड ऑफ करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको थोड़ा सा रफ करके साफ से लिख लेते, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उन रेशियो के नंबर से डिवाइड कर दिया 66.67, और ये आ गया 100/2। तो जिस रेशियो में रिक्वायर्ड था उसमें उस रेशियो से हम डिवाइड करते गए। तो जो लीस्ट आया है वो है 50। तो ये था अपना राइस, ये था अपना पल्सेस, और ये आ गया अपना स्पाइसेस। तो सबसे कम नंबर आया स्पाइसेस का, इसका मतलब स्पाइस जो है दैट इज आवर लिमिटिंग रिएजेंट। स्पाइस जो है वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। अब कितना खिचड़ी बनेगा ये कौन डिसाइड करेगा, अब डिसाइड करेगा कौन, स्पाइस। और मसाले ही डिसाइड करेंगे कितनी खिचड़ी बनने वाली। देखो ये बेसिक एग्जांपल था, आई होप इसको आप रिलेट कर पाए होंगे और इससे आप समझ पा रहे होंगे कि हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हम खिचड़ी की बात केमिकल रिएक्शन में क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, इन द प्रोसेस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, जैसे आपके पास मान लो इस तरह कोई रिएक्शन है, 2A + 3B gives 4C + 5D। तो अभी यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ LR एंड ER, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। देखो लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट जो है वो हमेशा रिएक्टेंट ही होगा। पहली चीज तो ये है कि LR एंड ER बोथ, ये दोनों रिएक्टेंट ही होंगे, क्योंकि जैसे तुम्हें खिचड़ी बनाना है तो खिचड़ी का भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, क्योंकि खिचड़ी तो फाइनल प्रोडक्ट है जो हमें बनाना है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो सकता है, चावल, दाल या फिर स्पाइसेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपना लिमिटिंग रिएजेंट जो हो सकता है वो चावल, दाल या फिर स्पाइसेस ही हो सकते हैं। यहाँ पर खिचड़ी जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हो सकती है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। दूसरी चीज यदि हम ध्यान दें कि मान लो इसमें ये डिजायर्ड रेशियो जो है वो 2:3 है। अब ये मान लो आपको 10 मोल दिया है और ये 20 मोल दिया है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे और 20 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 5 और ये आएगा 6.67। तो इसमें छोटा नंबर क्या है, इसमें छोटा नंबर 5 है, तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो पहला जो स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, हम लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हुआ तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट। तो सबसे अच्छा तरीका है, जैसे मान लो AA + BB फॉर्म CC + DD एक रिएक्शन है, ठीक है। क्या रिएक्शन है, AA + BB gives CC and DD, और गिवन मोल्स में दिए रखे हैं, लेट्स से A0 B0, ठीक है। यहाँ पे A0 B0 रिएक्टेड नहीं है, यहाँ पे ध्यान देना, पिछले बार A0 B0 जो लिखते थे वो था नंबर ऑफ मोल जो रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, A0 B0 डिफाइन किए हैं गिवन मोल्स ऑफ A एंड B। यहाँ पे क्या है, गिवन मोल्स ऑफ A एंड B, यानी A और B के कितने मोल्स जो हैं जो अवेलेबल हैं उसकी अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन क्या करने वाले हैं, A0/A B0/B वैल्यूज आर कंपेयर्ड, इन सबको कंपेयर करते हैं। फिर होता क्या है, लीस्ट वैल्यू आउट ऑफ A0/A B0/B इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ये बात समझ में आ गई होगी शायद। देखो जो कम होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट है। जैसे इस केस में क्या था, इस केस में इस क्वेश्चन में अपन बता सकते हैं क्या कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे A लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। तो अपना पहला जो कॉन्सेप्ट है वही है कि हम लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करने वाले हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे क्वेश्चन है 7A + 13B + 14C + 15D gives 18E and 21F, ठीक है। अब A0 दे रखा है 7, B0 दे रखा है 5, C0 दे रखा है 21, ठीक है ना, और D0 दे रखा है 34। तो अपन क्या करेंगे, A0/A कितना आया, 7/7 1, ठीक है। A0/A आया 7/7 1, B0/B यानी 5/13 या B0/B, ठीक है।
सी नॉट बाई सी यानी 21/14 ये आया सी नॉट बाई सी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3/2 यानी 1.5, और डी नॉट बाई डी क्या आएगा 34 अपॉन, यदि हम बात करें डी नॉट बाई डी की, तो डी नॉट बाई डी क्या आ रहा है, डी नॉट बाई डी आ रहा है 34/15। तो ये वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगी, अराउंड 2.3 के आस सॉरी 2.2 के आसपास। अब ये वाली जो वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेटली 0.4 होगी, तो ये सबसे छोटा है। तो अपना लिमिटिंग रिएजेंट हो गया बी, और बाकी सारे क्या है, एक्सेस रिएजेंट है। बाकी सारे क्या है, एक्सेस रिएजेंट। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी कि लिमिटिंग रिएजेंट हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हम लोग रेशियोज निकाल रहे हैं, ए नॉट अपॉन ए, बी नॉट अपॉन बी, सी नॉट अपॉन सी और डी नॉट अपॉन डी। उन रेशियोज में जो सबसे छोटा होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। कुछ और क्वेश्चन करना है, जैसे 7a प्लस 4b गिव्स 5c प्लस 6d। अब इसके मोल्स दे रखे हैं 11 और इसके मोल्स दे रखे हैं 4, तो हम क्या करेंगे 11/7 4/4, तो ये वैल्यू 1 है और ये वाली वैल्यू अराउंड 1.5 है, तो ये छोटा है। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट जो है या फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो बी है, और एक्सेस रिएक्टेंट या फिर एक्सेस रिएजेंट क्या है यहाँ पे, ए है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। जो लीस्ट वैल्यू है आउट ऑफ ए नॉट बाई ए, बी नॉट बाई बी, सी नॉट बाई सी, डी नॉट बाई डी, वो लिमिटिंग रिएजेंट है और बाकी सारी चीजें एक्सेस रिएजेंट होंगी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अपन क्या कर रहे थे, जैसे मान लो जो डिजायर्ड रेशियो में, जो डिजायर्ड मोल रेशियो में रिएक्शन में रिक्वायर्ड होता है, जरूरी नहीं है कि उसी डिजायर्ड रेशियो में रिएक्टेंट्स भी अवेलेबल हो, ठीक है। जिस डिजायर्ड रेशियो में जरूरत होता है, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि उसी डिजायर्ड रेशियो में रिएक्टेंट्स भी अवेलेबल हो। तो उसमें कोई ज्यादा होगा, कोई कम होगा। तो जिसकी वैल्यू ए नॉट बाई ए, बी नॉट बाई बी, यहाँ पे ए नॉट बी नॉट क्या है, रिएक्टेंट जो रिएक्ट कर रहे हैं इस बार, वो टोटल रिएक्ट कर रहे हैं, वो वाली चीज नहीं है। इस बार जो गिवन है वो, उसमें से सबसे छोटा आया ए नॉट बाई ए, बी नॉट बाई बी, सी नॉट बाई सी, डी नॉट बाई डी में, वो तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट है और बाकी सारे एक्सेस रिएजेंट है। तो आई होप ये वाली बात है। एक क्वेश्चन और कर सकते हैं अपन लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे मान लो तुम्हें दे रखा है 2a प्लस 3/2b फॉर्म्स 5/4c प्लस 13d। तो अब a नॉट जैसे मान लो तुम्हें दे रखा है 7 और ये दे रखा है तुम्हें लेट से 0.75, ठीक है। तो अब लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालोगे, 7/2 ये आएगा a नॉट बाई a, ठीक है, और ये आएगा 0.75 बाई 1.5 या 0.5, ये आ गया b नॉट बाई b। तो अब इन दोनों में छोटा तो यही है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि छोटा तो b है, तो b अपना लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट जो है, लिमिटिंग रिएजेंट इज b। आई होप दिस शुड बी क्लियर। यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट या फिर लिमिटिंग रिएजेंट b है, और एक्सेस रिएक्टेंट की बात करें या फिर एक्सेस रिएजेंट, तो वो तो a है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि हमने लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट आइडेंटिफाई कैसे किया है, ठीक है ना। तो लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट का अब तक आइडेंटिफिकेशन हमने कवर किया है, ठीक है, यूजिंग मोल मोल एनालिसिस। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कंडीशन फॉर मैक्सिमम यील्ड। कंडीशन फॉर मैक्सिमम यील्ड, मैक्सिमम यील्ड मतलब क्या है, इट इज द कंडीशन, इट इज द कंडीशन एट विच, ये ऐसा कंडीशन है जहां पे मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स या फिर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट will be formed from the given amount या फिर given moles of reactant। रिएक्टेंट के जो गिवन मोल्स हैं उससे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमम यील्ड। जैसे खिचड़ी बना रहे थे हम लोग, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ खिचड़ी कब बनेगा, जब हमारे पास कोई भी चीज जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। तो ये कब होगा, दिस इज पॉसिबल, या फिर लिख सकते हैं इट इज पॉसिबल
when the reactants are available in the desired proportion. When the reactants are available in the desired proportion, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाली केस जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। मतलब ये ऐसा कंडीशन है जहां पे मैक्सिमम, जैसे मैक्सिमम खिचड़ी की बात कर रहे थे अपन, तो मैक्सिमम कब बनेगा? जब कोई भी चीज बर्बाद ना हो। ठीक है, जैसे तुम चाय बनाना चाहते हो, चाय पत्ती नहीं तो बनेगा ही नहीं, तो तुम्हारी चीजें बाकी बर्बाद हो गई। ठीक है, तो सब चीज एक रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन में होगा तो तुम मैक्सिमम अमाउंट बना सकते हो। यानी अपन सपोज इस तरह के रिएक्शन की बात करते हैं, इस तरह के रिएक्शन की बात करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी गिव्स ई प्लस एफ। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम यील्ड क्या है? ए नॉट बाई ए शुड बी बी नॉट बाई बी, सी नॉट बाई सी एंड डी नॉट बाई डी। यदि ये सब रिएक्टेंट है तो यहाँ पे होना यही चाहिए, नो ई आर और ई आर, नो लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट। तो ये क्या बनेगी? ये बनेगी कंडीशन फॉर मैक्सिमम यील्ड, यानी जो गिवन कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का, उससे जो है मैक्सिमम प्रोडक्ट बनेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि अपन क्या बात कर रहे हैं, ई आर एल आर वगैरह वगैरह। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सी व्हाट हैव वी लर्न टिल नाउ? अब तक हमने क्या सीखा है? सी बेसिकली आइडेंटिफाई करना सीखा है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है। बेसिकली ए नॉट बाई ए, बी नॉट बाई बी, सी नॉट बाई सी, जो भी रिएक्टेंट्स के स्टोइचियोमेट्रिक, जो भी गिवन मोल्स हैं, उनको उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से अपन डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू मिनिमम आएगी दैट विल बी आवर लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, बाकी जो मिनिमम नहीं आते हैं वो सारे एक्सेस रिएजेंट है। कंडीशन फॉर मैक्सिमम यील्ड क्या है? कि सब कोई एक्सेस या कोई लिमिटिंग नहीं हो, सब कुछ डिजायर्ड रेशियो में अवेलेबल हो। ठीक है, कंडीशन सीधी सी ये है कि सब कुछ जो है वो डिजायर्ड रेशियो में अवेलेबल हो। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट, फिर इसके ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलआर, लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। तो देखो, इट इज ऑलवेज कंज्यूम्ड, ये हमेशा खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो चीज कम है वो तो खत्म हो ही जाएगी ना, ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। या फिर ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पे मोल्स अवेलेबल इज इक्वल टू मोल्स रिएक्टेड। जितने मोल्स अवेलेबल थे सारे रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है, और यहां लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट। तो ये तो बच जाएगा ना। सो इसको ऐसा लिख सकते हैं, इट इज नॉट कंज्यूम्ड कंप्लीटली, ये पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। इट इज नॉट कंज्यूम्ड कंप्लीटली, यानी कि मोल्स अवेलेबल जो हैं वो ज्यादा है और मोल्स रिएक्टेड जो है वो कम है। तो कम मोल रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पर कुछ बच ही जाएगा ना जो रिएक्ट कर रहा है। तो मोल्स अवेलेबल माइनस मोल्स रिएक्टेड की अपन बात करते हैं, तो ये चीज यहाँ पे जीरो आएगी, और मतलब ग्रेटर देन जीरो आएगी, सॉरी, और यहाँ पे जीरो आएगी। यहाँ पे मोल्स अवेलेबल माइनस मोल्स रिएक्टेड की बात करें तो वो क्या आएगा? वो जीरो आ जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं बचता है और यहाँ पे बहुत सारी चीजें बच जाती है। तो अब सोचो कि जैसे जो चीज लिमिटिंग है उसके हिसाब से ही रिएक्शन करेंगे ना। तो अब देखो, लीस्ट वैल्यू, इसमें एक और चीज लिख लेते हैं, लीस्ट वैल्यू ऑफ आउट ऑफ लिखते हैं ऐसा, आउट ऑफ ए नॉट बाई ए, बी नॉट बाई बी, सी नॉट बाई सी एक्सेट्रा इन अ रिएक्शन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी गिव्स प्रोडक्ट। ये क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। इसमें क्या है? रिमेनिंग जितने भी हैं, जो ज्यादा रिमेनिंग ऑल क्या है? दे आर एक्सेस रिएजेंट। आई होप ये बात तो समझ में आएगी होगी। अब देखो, अब स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन में तो हम बात करते थे ए नॉट बाई ए, बी नॉट बाई ए, क्या लिखते थे? जो रिएक्ट कर रहा है। तो स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन जो है, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन जो है
calculations are done as per LR limiting reagent. यहाँ पे stoichiometric calculations are not done as per excess reagent because it is left out. ये तो बच जाता है ना, because it is left after the reaction, या फिर ऐसा बोल सकते हो ये पूरी तरह से रिएक्ट करता ही नहीं, ये बच जाता है, पूरी तरह से रिएक्ट करता नहीं है। इसलिए अपन बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसके हिसाब से कैलकुलेशन नहीं करते हैं। जैसे मान लो तुम खिचड़ी बना रहे थे, तो खिचड़ी बना रहे थे तो कितना खिचड़ी बनेगा, ये तो ये डिसाइड करेगा ना कि कौन सी चीज कम है, कौन सी चीज लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है, ये थोड़ी डिसाइड करेगा कि कौन सी चीज ज्यादा है। तो अपन बेसिक्स की बात करें, है ना, बहुत आसान है। तो हम कैलकुलेशंस जो भी स्टोइचियोमेट्री में करेंगे वो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से करेंगे। जैसे चाय पत्ती बना है ही नहीं तो चाय नहीं बनेगी ना, तो अब चाय पत्ती नहीं है तो चाय नहीं बनेगी, तो चाय पत्ती ना होने के कारण हम बता पा रहे हैं कि चाय नहीं बनेगी। तो जो चीज कम है वो डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, जो बच जाएगा उसकी तो बात है ही नहीं कुछ, जो लिमिटिंग है हम उसकी बात करते हैं। तो जो स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन है वो अपन लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे ही करते हैं। आई होप ये बात बच्चों आपको समझ में आ रही होगी कि लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई कैसे करते हैं मोल मोल से, है, ठीक है ना। अब यदि मास दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो उसको भी अपन मोल्स में कन्वर्ट करके पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज कम है। तो अब उसमें जो लीस्ट वैल्यू होगी आउट ऑफ A नॉट बाई A, B नॉट बाई B, C नॉट बाई C लाइकवाइज, दैट विल बी योर लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट, है ना। और उसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो कितना बनेगा, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही करना है, ठीक है। अब जो है अपन कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं कि कैसे जो है हम पता कर सकते हैं कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट कितना है, क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि चीजें हमने क्या क्या सीखी हैं और हम क्या करना चाहते हैं। सी अभी जैसे मान लो तुम्हारे पास एक रिएक्शन है 2A plus 3B gives 4C plus 5D। अब इसमें क्या क्या पूछ सकता है, कितने मोल्स रिएक्ट किए, कितने बने, लाइक वाइज। अब गिवन तुम्हारे पास A के 4 मोल है और B के 5 मोल है, ठीक है। तो सबसे पहले LR एंड ER आइडेंटिफाई करो। ऑब्वियसली 2:3 रेशियो में तो नहीं है, तो यहाँ लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट तो होगा ही। तो LR देखो, अब ये 4/2 आता है 2, और यहाँ पे आता है 5/3, ये 1.67, ठीक है ना। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो B क्या है, B लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अब कैलकुलेशंस किसके हिसाब से करेंगे, कैलकुलेशंस एज पर B। यहाँ पे हम कैलकुलेशन जो है B के हिसाब से करेंगे बिकॉज लिमिटिंग रिएजेंट तो B है। अब B यानी कि जो 5 मोल दिया है वो पूरा का पूरा रिएक्ट करेगा, बट A जो 4 मोल दिया है यहाँ पे पूरा पूरा रिएक्ट नहीं करेगा। तो हम कैलकुलेशन किसके हिसाब से करेंगे, B के हिसाब से। क्यों B के हिसाब से करेंगे, बिकॉज B जो है वो पूरा पूरा रिएक्ट कर रहा है, राइट। और हम इसलिए हम बता पा रहे हैं कि हम B के हिसाब से ही करेंगे। तो अब B नॉट बाई B जो है ये हम लिख सकते हैं C नॉट बाई C इज इक्वल टू D नॉट बाई D। और यहाँ पे C नॉट D नॉट बिकॉज रिएक्टेंट तो है नहीं, तो रिएक्टेंट ही होता है लिमिटिंग रिएजेंट। प्रोडक्ट जैसे खिचड़ी है वो थोड़ी हम बताएंगे कि लिमिटिंग है, लिमिटिंग तो वो होगा ना जो रॉ मटेरियल लग रहा है। तो रिएक्टेंट में से ही लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट होता है। तो अब B नॉट बाई B क्या है, 5/3 इज इक्वल टू C नॉट बाई 4, ठीक है। तो C नॉट क्या आया, ये आ गया 20/3। उसी तरह से 5/3 इज इक्वल टू D नॉट बाई 5, तो D नॉट क्या है 25/3, ठीक है। तो हम ये बता सकते हैं कि 20/3 मोल बनेगा C का, ठीक है, और 25/3 बनेगा D का। अब देखो एक सवाल तो तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ A, जैसे हमने पढ़ा था कि एक्सेस रिएजेंट बढ़ जाता है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ A यानी एक्सेस रिएजेंट विल बी लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन। अब ये सवाल पूछा जा सकता है कि रिएक्शन के बाद जो एक्सेस रिएजेंट है उसके कितने मोल्स बनेंगे। तो ऑब्वियसली जितने रिएक्ट करेंगे, जैसे तो A लेफ्ट कैसे निकालेंगे, A लेफ्ट इज सिंपली A अवेलेबल माइनस A जो रिएक्ट किया, ठीक है, A रिएक्टेड लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अब देखो कैसे A रिएक्टेड कैसे निकालेंगे, A नॉट मान लो यहाँ पे रिएक्ट किया तो A नॉट बाई A इज B नॉट बाई B। तो A नॉट जो है वो हमें निकालना है, A यहाँ पे 2 है, B नॉट क्या है 5 और B 3। तो A नॉट क्या आया 10/3 यानी कि 3.3
33 और था कितना 4 मोल था। तो कितना मोल बचा ए लेफ्ट कितना बचा 4 में से 3.33 यानी 0.67। इसको एक बार फिर से समझते हैं कि अपन किए क्या है यहाँ पे। सी अभी देखो बेसिक चीजों हम फिर से जो है इसको कवर कर लेते हैं कि होता क्या है कि जैसे a नॉट बाई ए, बी नॉट बाई बी, सी नॉट बाई सी, डी नॉट बाई 3-4 वैल्यूज अपने को दे रखे हैं। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है हम उसके हिसाब से ही कैलकुलेशन करने वाले हैं। ये बात आई होप सबको समझ में आ गई होगी कि अपन जो कैलकुलेशन करने वाले हैं वो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही करने वाले हैं। क्यों लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से खत्म करने वाले हैं हम कैलकुलेशन? क्योंकि वो जो है लिमिटिंग रिएजेंट वो तो खत्म हो जाएगा, राइट। अब लिमिटिंग रिएजेंट खत्म होगा तो हम उसके हिसाब से ही बात करेंगे। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? जैसे इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट हमें पता चल गया B है, तो हम कैलकुलेशंस B के हिसाब से कर रहे हैं। तो ये रिलेशन सीधा लगा दिया B नॉट बाई बी, सी नॉट बाई सी, डी नॉट बाई डी। तो हमें पता चल गया कि C नॉट और D नॉट क्या है, तो कितने मोल्स C और D के बने। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब बात ये है कि जो एक्सेस रिएजेंट है वो कितना बचा, राइट। हाउ मेनी मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट विल बी लेफ्ट आउट, दैट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच नीड्स टू बी आंसर्ड। तो इसके लिए सीधा सा है, जो रिएक्ट किया उसमें से जो अवेलेबल था उसमें जो रिएक्ट किया सब निकाल दो। तो अब B नॉट बाई बी 5/3 से A नॉट निकाल लिया और उसके बाद 4 उसमें से 3.33 रिएक्ट किया तो अपने पास 0.67 जो है वो बच गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा and you guys are comfortable in this. So let us take up another question which is a similar one. I hope you should be able to do it easily. तुम इसको ट्राई कर सकते हो, वीडियो पॉज कर देना फिर क्वेश्चन ट्राई करके देखना कि क्या। अब जैसे A के 5 मोल दे रखे हैं और B के 8 मोल दे रखे हैं और पूछा जा रहा है कि C और D के कितने मोल्स बन रहे हैं। बाकी चीजें भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो कितना क्या बचने वाला है, ठीक है। तो सीधा सा हिसाब क्या करना है, अब क्या करेंगे 5/1 और यहाँ 8/2 ये आ गया। तो अपना लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट B है और एक्सेस रिएजेंट क्या है, एक्सेस रिएजेंट A है। तो अब कैलकुलेशंस एज पर B, यहाँ पे हम कैलकुलेशंस जो है किसके हिसाब से करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं हम B के हिसाब से क्योंकि वो तो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अब देखो B नॉट बाई बी आ गया 8/2 इज इक्वल टू C नॉट बाई 1। तो C के कितने मोल बने 4। उसी तरह से 8/2 इज D नॉट बाई 3। तो D के कितने मोल बने तो 12। अब देखो क्या पूछा जा सकता है, A के कितने रिएक्ट किए, तो A नॉट बाई 1 इज 8/2। तो A के रिएक्ट किए 4। तो A अनरिएक्टेड कितना हो गया, A अनरिएक्टेड या फिर बोल सकते हो लेफ्ट कितना बचा, तो अवेलेबल था 5 उसमें से रिएक्ट किया 4 तो 1 बच गया। ठीक है, बहुत आसान है। आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आ रही होगी। जैसे इस तरह से हम एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे मान लो 2A + 3B + 4C + 5D इस तरह से है 6E + F और इसके मोल्स दे रखे हैं 7, 8, 9, 10। तो पूछा जा रहा है विच इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो 7/2 ये आया 3.5, 8/3 ये कितना आया 2.67, ये कितना आएगा 9/4 ये 2.25 और ये 10/5 यानी कि 2। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है यहाँ पे, LR क्या है, LR हो गया D। अब क्या करने वाले हैं 10/5 इज इक्वल टू E नॉट बाई 6 इज इक्वल टू F नॉट बाई 1। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, हमने ये रिलेशन कैसे अप्लाई किया है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। तो लेट अस मूव अहेड। अब देखो क्या है 2 इज इक्वल टू E नॉट बाई 6। तो E नॉट कितना आ गया 12 आ गया और F नॉट क्या आया 10/5 2 आया। तो इस तरह से हम डिसाइड करके बता सकते हैं क्या लिमिटिंग रिएजेंट है, क्या एक्सेस रिएजेंट है और कितना प्रोडक्ट अनरिएक्टेड है, कितना प्रोडक्ट बना है। और कोई क्वेश्चन इस पे बनता नहीं है। सो आई होप यू गाइज आर कंफर्टेबल इनटू इट। ठीक है ना, तो चलो हम आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये एक रिएक्शन है BaCl2 रिएक्ट करता है Na3PO4 के साथ और ये बनाता है क्या, ये बनाता है Ba3PO4 होल ट्वाइस प्लस NaCl। तो इसको अपन बैलेंस कर लेते हैं। तो पूछा गया है कि तुम्हारे पास 0.5 मोल दिया हुआ है BaCl2 और Na3PO4 दिया हुआ है तुम्हारे पास
0.2। तो अब पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम इसके कितने मोल्स बनेंगे, तो इसको हम बता देते हैं। लेट्स से इसको ए लिखते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी। ठीक है, तो ए नॉट बाई ए क्या है 0.5/3, तो 0.166 आएगा, और ये आएगा 0.2/2 यानी 0.1 है, तो ये कम है। तो एल आर क्या हो गया, एल आर हो गया अपना बी। तो अपन क्या करने वाले हैं, अपन करने वाले हैं बी नॉट बाई बी यानी 0.2 सी नॉट बाई 1। तो हमें सी नॉट कितना मिला, हमें 0.1 मिल गया। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि अपन जो है वो कैसे कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है। अब जैसे मान लो इस तरह का रिएक्शन है N2 + 3H2 gives 2NH3, और इसके मोल्स 5 दे रखे हैं और इसके 6 दे रखे हैं। तो इसके बताने, देखो ये 2 आया और ये 5 आया, ये छोटा है यानी लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, H2 है, यानी इसको बी ए बोल देते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। यानी बी नॉट बाई बी इज इक्वल टू सी नॉट बाई 2। तो अब बी नॉट बाई बी क्या आएगा, 6/3 इज इक्वल टू सी नॉट बाई 2। तो ये क्या आया, सी नॉट आ गया 4। तो इस तरह से अपन जो है मोल्स निकाल सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि किस तरह से अपन जो है इस तरह के कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो बेसिक बच्चों सीधा सा केस है, ए नॉट बाई ए, बी नॉट बाई बी, सी नॉट बाई सी, डी नॉट बाई डी निकाल लीजिए। जो सबसे छोटा होता है वो तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट है, और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना, बस इतना ही काम है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। और इसके अलावा कोई और मेथड यूज मत करना, बिकॉज उसमें क्या होता है, एक और यूनिटरी मेथड होता है, उसमें गलतियां बहुत करते हैं बच्चे, कंफ्यूजन भी बहुत होता है, तुम्हें 20 तरह का टेंशन होगा। ये सबसे बेस्ट मेथड है, ये दिस इज द बेस्ट मेथड, इससे अच्छा कोई मेथड होता नहीं है। एरर के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, कैलकुलेशंस भी फास्ट होगा, तुम्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो आई वुड सजेस्ट कि यू शुड यूज दिस मेथड। बहुत ही आसान है, सिंपल है इम्प्लीमेंट करने में, और इसमें कोई भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात जो है वो समझ में आ गई होगी। अब जैसे मान लो एक चेन रिएक्शन दिया हुआ है, अब जैसे लिमिटिंग रिएजेंट लगाते हैं एल आर इन चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन में भी तो हो सकता है ना कि कोई लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट हो। ठीक है, तो वो देख लेते हैं अपन चेन रिएक्शन में। जैसे मान लो तुम्हारे पास 2A + B गिव C + 2D है। ठीक है, फिर C + 3E gives F + 3G है। ठीक है, फिर F + H forms 2I + 3J। अब इस रिएक्शन में पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट I नॉट एंड J नॉट। I नॉट क्या है, J नॉट क्या है। ठीक है, तुम्हें मानना क्या है कि यहाँ पे ये मानना है कि इस रिएक्शन में जैसे C एक्सेस रिएजेंट है और इस रिएक्शन में H एक्सेस, मतलब ये क्वेश्चन में दिया है आपको। ठीक है, ये एक्सेस रिएजेंट है और ये तुम्हें दे रखा है लेट्स से 7 और ये तुम्हें दे रखा है लेट्स से 4। तो आपको बताना है कि आई नॉट और जे नॉट क्या होगा इस चेन रिएक्शन में। तो देखो हम करते क्या है, इसको लिख देते हैं 1, इस रिएक्शन को लिख देते हैं 2 और इस रिएक्शन को लिख देते हैं 3। मतलब हमारे पास एक स्टेप्स है रिएक्शन की, और उसमें फाइनली हमें आई नॉट और जे नॉट निकालनी है। आई होप यू गाइस आर रेडी, और तुम चाहो तो वीडियो पॉज करके ट्राई करो, है ना, मजा आएगा। ये काम आसान है, बहुत बेसिक है, मोल कॉन्सेप्ट एकदम अच्छा कर लेना है प्रैक्टिस करके, है ना। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, एक बार ट्राई करने की कोशिश करो कि तुमसे होता है या नहीं होता है। चलो, तो अपन रिएक्शन 1 के लिए लिखेंगे, रिएक्शन 1 की बात कर रहे हैं। देखो 2:1 रेशियो में तो नहीं है, तो 7/2 आता है 3.5, ये A नॉट बाई A है इसको। और इधर देखते हैं 4/1 यानी B नॉट बाई B आया 4। तो ये ऑब्वियसली ज्यादा है, तो एक्सेस रिएजेंट है और ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो कैलकुलेशंस तो अपने इसके हिसाब से ही करने वाले। तो 7/2 इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ पे हमें C से डालना है, C से फिर F पता चलेगा, तो ये हमें C नॉट यहाँ निकालना है, यहाँ F नॉट निकालना है। तो इससे हमें F नॉट पता चल जाएगा, तो फिर हम I नॉट और J नॉट निकाल लेंगे। तो 7/2 इज C नॉट बाई 1, तो C नॉट हमें कितना मिल गया 3.5। अब यदि हम रिएक्शन 2 की बात करें, तो यहाँ पर तो एक्सेस रिएजेंट है, C लिमिटिंग रिएजेंट है, तो 3.5/1 इज F नॉट बाई 1, तो F नॉट भी आ गया 3.5। अब रिएक्शन 3 की बात करते हैं,
एफ नॉट बाई 1 इज इक्वल टू आई नॉट बाई 2 इज इक्वल टू जे नॉट बाई 3। आसान है, ठीक है ना। मजा आने वाला है, कितना भी लंबा रहे तुम आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आज तुम लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट में मास्टर बनने वाले, कोई दिक्कत नहीं है तुम, ठीक है। तो एफ नॉट क्या है 3.5, 3.5 बाई 1 इज सी नॉट बाई 2, तो सी नॉट आएगा 7, ठीक है। उसी तरह से अपन क्या लिख सकते हैं 3.5 अपॉन 1 इज जे नॉट बाई 3, तो जे नॉट क्या आएगा 3.5 इंटू 3 यानी कि 10.5। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि हमने किया कैसे। कितनी भी लंबी चेन ऑफ रिएक्शंस दे रखी हो, हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। तो ये वाली बात आई होप सबको समझ में आई होगी कि हमने कैसे किया। यहाँ पर आपको ये दोनों एक्सेस रिएजेंट दे रखे थे, तो और इससे चेन रिएक्शन जा रही थी, मतलब यहाँ सी से जाना था, सी यहाँ एफ देता और एफ से फाइनल प्रोडक्ट बनता, इसलिए हमने सी एफ निकाल लिया, ठीक है। तो इसको लिख लेना सब लोग, अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट को कई बार आपको मास के थ्रू भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो मास वॉल्यूम एनालिसिस, वॉल्यूम एनालिसिस में भी दिस इज फॉर गैसेस। अगेन आपको एलआर एंड ईआर के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं, लेट अस सी। देखो हमने पढ़ा था क्या है, जैसे कि ए प्लस बी फॉर्म सी प्लस डी, ये गैसियस रिएक्शन है। तो हमने तो ये समझा था कि वॉल्यूम जो होता है वो मोल्स के प्रोपोर्शनल होता है। तो अपन इस तरह से लिखते थे वी ए बाई ए इज वी बी बाई बी इज वी सी बाई सी इज इक्वल टू वी डी बाई डी। तो यहाँ पे क्या है, लीस्ट वैल्यू आउट ऑफ वी ए बाई ए एंड वी बी बाई बी, वो क्या होगा, वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आ रही है बात, लीस्ट वैल्यू आउट ऑफ वी ए बाई ए एंड वी बी बाई बी विल बी लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। और कैलकुलेशंस किसके हिसाब से करने, कैलकुलेशंस एज पर लिमिटिंग रिएजेंट। ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि कैलकुलेशन जो है वो तो अपने को लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही करना है। अब जैसे क्या है, जैसे मान लो एक रिएक्शन है ये कैसे किया हमने, आप लोग को ये पता है CXHY प्लस x प्लस वाई बाई 4 O2 gives XCO2 and y by 2H2। ये वाले रिलेशंस आई होप सबको याद है, बिल्कुल है ना। तो यहाँ पर देखो क्या है, x1 है y4 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इस तरह से बैलेंस होगा। अब मान लो ये तुम्हें 6 लीटर दिया है और ये तुम्हें लेट से 10 लीटर दिया है, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है 6/1 10/2, ये 5। तो लिमिटिंग रिएजेंट है O2। तो अब CO2 कैसे निकालेंगे, 10/2 इज इक्वल टू, लेट से दिस इज A0, दिस इज B0, दिस इज C0 एंड दिस इज D0। मान लो ये वेपर में दिया है, वेपर स्टेट में, क्योंकि गैस लॉज लग जाएगा। तो आया क्या, VC/1 इज इक्वल टू VD/2। तो VC क्या आया 5 लीटर और VD क्या आया, VD आ गया 10 लीटर। तो इस तरह से अपन गैस में भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। गैस में भी कहानी बिल्कुल वैसी है बच्चों, कुछ नया नहीं है। तुम बस ये सिंपल स्टेप्स लगाओ, तुम्हें मोल में स्टोइशियोमेट्री मास्टर करना है और ये बहुत आसान है, तुम आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे प्रोपेन है, जैसे अपने पास रिलेशन था CXHY प्लस x प्लस वाई बाई 4 O2 फॉर्म्स XCO2 एंड y बाई 2 H2 है ना। अब मान लो जैसे प्रोपेन लिया हमने, तो C3H8 है, तो x प्लस वाई बाई 4 क्या आएगा 5 O2 गिव्स 3 CO2 प्लस 4 H2। अब ये मान लो 10 लीटर दिया है और ये मान लो 10 लीटर दिया है। अब तुम्हें पूछ रहा है कि इसकी वॉल्यूम क्या आएगी VC और इसकी वॉल्यूम VD क्या आएगी, ये अपना सवाल है, ठीक है। तो करना क्या है 10/1 और यहाँ क्या है 10/5, ये फिर से लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो अब तो इसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, तो 10/5 इज VC/3। तो ये क्या आ गया, VC आया कितना लीटर आया, ये आ गया 2, तो ये आ गया 6 लीटर। और ये यदि गैसियस फॉर्म में ही है
तो कैसे करेंगे, 10/5 इज इक्वल टू VD/4, तो ये कितना आएगा, VD आएगा 8 लीटर। तो इस तरह से अपन कैलकुलेशन जो है आसानी से कर सकते हैं बिना कोई टेंशन के, ठीक है। इसी तरह से हम ये भी बता सकते हैं कि जैसे अब देखो VC3H8/1 इज इक्वल टू 10/2, यानी VC3H8 जो रिएक्ट किया वाया 5 लीटर, तो VC3H8 लेफ्ट जो बच गया वो कितना है, 10 था 5 गया तो 5 लीटर। तो इस तरह से अपन जो है कैलकुलेशंस कर सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। अब देखो ये बच्चों हमने लिमिटिंग एक्सेस रिएजेंट देखा, वॉल्यूम एनालिसिस पे, मास एनालिसिस जो है वो अपना बचा हुआ है। तो देखो लिमिटिंग और एक्सेस में मास एनालिसिस से भी कर सकते हैं। देखो मास एनालिसिस में अपन क्या करते हैं, बहुत आसान है, कन्वर्ट मास इनटू मोल्स, फिर क्या करोगे, फिर करोगे मोल एनालिसिस, फिर क्या करोगे, फिर करोगे कन्वर्ट मोल्स अगेन इनटू मास। बहुत आसान है, कोई टेंशन नहीं है, सीधा मोल में ही कन्वर्ट करना है, चैप्टर ही मोल है, खेलना भी मोल से ही है, ठीक है ना। तो सीधा मोल में कन्वर्ट कर लेना। तो अपने पास रिएक्शन है N2 + 3H2 फॉर्म्स 2NH3। अब आपको दे रखा है 28 ग्राम और ये दे रखा है 4 ग्राम। तो क्या करोगे, इसके मोल्स निकालोगे, 28/28 आया 1, ये 4/2 आया 2, तो A0 1 है, B0 2 है। अब क्या है, फिर से वही गेम चालू, तो अब 1/1 और ये 2/3, तो ये छोटा है, तो अपना लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट B0 बोल देते हैं, H2, इसको अपन दे देते हैं नाम A0 B0 C0। तो अपन कैलकुलेशन किसके हिसाब से करेंगे, कैलकुलेशंस एज पर किसके हिसाब से, कैलकुलेशंस एज पर H2, हम H2 के हिसाब से कैलकुलेशंस करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि अपना कैलकुलेशन जो है इट विल बी एज पर H2। तो अब देखो क्या है, B0/3 इज इक्वल टू C0/2, यानी 2/3 इज इक्वल टू C0/2, तो C0 आएगा 4/3। तो मास क्या आएगा, मास ऑफ 4/3 मोल NH3 जो कि बना है वो आएगा 4/3 इंटू 17 ग्राम। तो इस तरह से बच्चों अपन निकाल सकते हैं, मास को फिर से मोल में कन्वर्ट करके वही काम करना है और कुछ नहीं करना है। तो देखो बच्चों आज हमने क्या किया है, A0/A B0/B C0/C जो भी रिएक्टेंट है उसमें जो लीस्ट वैल्यू आएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, बाकी सब एक्सेस, और कैलकुलेशन सारे उस लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही करने हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस लगाइए आप लोग, इस पे खूब प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।